हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉक टेस्ट 5 है ये आपका। एंड मॉक टेस्ट 5 में हम पढ़ेंगे कि आपको बता दूं मैं, मॉक टेस्ट 5 में हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें ना फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या यूज हुआ है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठंडक बहुत है इसलिए अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि सच में ठंडक बहुत है और पेपर भी देना आप लोग को, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी मैं घर पे नहीं हूँ तो क्लासेस आपको थोड़ा लेट मिलेंगी जरूर, क्योंकि कोशिश करूंगी कि क्लासेस आपको मिले। जैसे मैं जहाँ रहती थी ना, मतलब यूट्यूब जहाँ से मैं बनाती हूँ, तो अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, लखनऊ में नहीं हूँ, तो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा बाहर हूँ, इसी वजह से मैं आपको टाइम टू टाइम क्लासेस नहीं दे पा रही हूँ एंड थोड़ा बिजी शेड्यूल्ड है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर क्लासेस नहीं भी मिल रही हैं या एक दिन नहीं मिलेंगी तो आप क्या करना, प्रीवियस जो भी वीडियो है वो देख लेना, या जहाँ पे भी क्लासेस आपको मिल रही हैं। क्लास देखिए, ज्ञान कहीं से भी आप लीजिए, ज्ञान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान कहीं से भी ले, पूरे यूट्यूब चैनल पे हर कोई पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए जहाँ पे भी एलटी की, हाँ ये है कि हाँ एलटी की तैयारी हो रही है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान रखिए। प्रैक्टिस जहाँ से भी हो रही है आप कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी ये वीडियो प्रीवियस, मतलब जितनी भी प्रीवियस वीडियो है उसी को रिवाइज करिए, आप कर भी सकते हैं, वो भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है थ्योरी तो आप रिवाइज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसलिए जो क्लासेस है ना वो आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगी। जैसे कि आज अभी मैं, इतना टाइम हो गया है ना, 7:45 मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता सच में, लेकिन फिर भी मुझे देना है क्योंकि क्लासेस देनी है मुझे हर हाल में आप लोग को, और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, सो देना है। ओके, तो ये आपकी ये मॉक टेस्ट 5 है। जैसे कि थ्योरी क्लासेस आज चल रही थी, 2 दिन से थ्योरी क्लासेस भी नहीं करा पा रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा पहले इसी को करा दूँ आज। मैं कल पक्का आपको थ्योरी क्लासेस करा दूंगी, कल जो भी है, चाहे हम कॉलोनियल पढ़ेंगे, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियल, या फिर जो हमारा प्रोज एंड फिक्शन का चल रहा है देखिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 5000 प्लस एमसीक्यूज तैयार किया है मैंने एलटी वालों के लिए। 5000 प्लस एमसीक्यूज है इसमें, एंड इसमें आपको ना ये पीडीएफ मिलेगी, एंड ये पीडीएफ में आपको 447 या 448 ऐसे करके पेजेस मिलेंगे। 249 में ये पीडीएफ आपको मिलेगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, 8081848735 पे आप पीडीएफ को ले सकते हैं। ओके, ठीक है ना। फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। 50 क्वेश्चन है हर मॉक टेस्ट में, जैसे आपको पता, आप लोगों को पता ही है कि हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, तो हमें बताना है कि आप कितना इसमें स्कोर कर ले रहे हैं। आज की जो क्लास है वो फिगर ऑफ स्पीच पे है, यानी कि पोएट्री की आपको लाइनें दी रहेंगी। जो पोएट्री सेक्शन है एलटी का, उसकी पोएट्री की जितनी भी पोएट्री है, यानी 35 राइटर है ना, उनकी सारी पोएट्री के इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्होंने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की है इसमें है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज, शेक्सपियर सोनेट 29 की ये लाइन है, एंड बताना है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। सिम्बली है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबली है, एंड ऑक्सीमोरोन है। ठीक है, बताना है हमें। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो फॉर्चून है, फॉर्चून मीन्स क्या होता है, भाग्य। भाग्य को ना एक ऐसे पर्सन की तरह दिखाया गया है जो किसी से नाराज हो सकता है या फिर किसी को डिस्ग्रेस में डाल सकता है। जो भाग्य है वो किसी से नाराज हो सकता है या किसी को डिस्ग्रेस में डाल सकता है, यानी कि अपमान में डाल सकता है। ऐसा कब होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को ना ह्यूमन ट्रेट देते हैं, इंसानी गुण देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एंड देन वाई स्टेट लाइक द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। ये भी अगेन सोनेट 29 की लाइन है। खैर हमें ये जानना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे शेक्सपियर ने यूज किया है। मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, आपका आ जाएगा एपोस्ट्रॉफी है। बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो पोएट है ना, एंड देन माई स्टेट,
जो पोएट है ना वो अपने जो मेंटल स्टेट है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? एक लार्क नाम की बर्ड है, लार्क नाम का बर्ड है, पक्षी है, उससे कर रहे हैं। मतलब जो पोएट हैं वो अपनी मेंटल स्टेट की तुलना लार्क पक्षी से कर रहे हैं। अब ऑल्दो यहाँ पे तुलना के लिए लाइक शब्द का भी यूज हुआ है तो ऑब्वियसली ये लाइक सिमिली हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, When my love swears that she is made of truth, I do believe her though I know she lies. सोनेट 138 की लाइन है, बताना इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है शेक्सपियर ने। पैराडॉक्स है, सिमली है, ओनोमेटोपिया है एंड एलिट्रेशन है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट इज शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, मतलब कहने का जब पोएट कहता है ना कि वो अपनी जो प्रेमिका है उस पर विश्वास करता है, अपनी बिलवेड पर विश्वास करता है, जबकि वो जानता है कि वह झूठ बोल रही है। तो ऐसी सिचुएशन जो सुनने में थोड़ा अजीब लगे, मतलब जानता तो है, जानता है, पोएट जानता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी वो अपनी प्रेमिका पर विश्वास कर रहा है, तो ऐसा सुनने में आपको अटपटा नहीं लग रहा है, अजीब नहीं लग रहा है? तो ऐसी सिचुएशन जो सुनने में अजीब लगे या उसमें कोई डीप ट्रुथ छुपा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आएंगे, द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट। ये जॉन डन के दी कैनोनाइजेशन की लाइन है, जहाँ पे पोएट जो पोएट है वो अपनी अपनी बिलवेड की तुलना फिनिक्स बर्ड से करते हैं। फिनिक्स एक बर्ड है जो अपनी राख से ही दोबारा से पुनर्जीवित हो जाता है। तो मेटाफर है, सिमली है, हाइपरबली है, सेनेक्डोकी है। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे जो पोएट है, यहाँ पे जो पोएट है वो खुद प्रेमी है और अपनी प्रेमिका की तुलना वो फिनिक्स बर्ड से की है, मतलब की गई है बिना लाइक और एज लगा के। यहाँ पे भी तुलना हो रही है बट लाइक विदाउट लाइक एंड एज इसका यूज नहीं किया है। ये क्या होती है? डायरेक्ट तुलना हो रही है जब दो अलग अलग चीजों को एक मान लिया गया हो। अब फिनिक्स की तुलना में जो पोएट हैं वो अपनी अपनी बिलवेड के साथ कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? इसमें सिमिली मेटाफर यूज नहीं हुआ है, तो ये सॉरी इसमें लाइक और एज यूज नहीं हुआ है, ये आपका मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट दी नाइट। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, ये बताना है। रिटोरिकल क्वेश्चन है, सिमली है, आयरनी है या हाइपरबली है। कहते हैं डॉथ गॉड, यहाँ पे जो मिल्टन है वो इस वर्ड से डायरेक्ट, गॉड से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। कहते हैं डॉट, यहाँ पे डॉट का मतलब डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर डिनाइड, मतलब क्या गॉड उनसे भी मेहनत करवाना चाह रहे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, उनसे भी चाह रहे हैं कि ये भी मेहनत करें? ये एक क्वेश्चन है जिसका जवाब इनको नहीं मिला। हालांकि एक क्वेश्चन है जिसका जवाब इनको जरूरत भी नहीं है, इसका जवाब इनके पास है। तो यहाँ पे पोएट गॉड से एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जो आंसर है वो पहले से जानते हैं, या जिसका उद्देश्य जानकारी पाना नहीं बल्कि अपनी बात पर जोर देना है। तो रिटोरिकल क्वेश्चन ही होता है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन तो किया जाता है आंसर पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बातों को एम्फेसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। डार्कनेस विजिबल, इसमें बताना है, ये जो लाइनें है ना मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। एक मिनट, हाँ, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है बताना है। तो देखिए यहाँ पे डार्क, एक तरफ डार्कनेस है एक तरफ विजिबल है, डार्कनेस प्लस विजिबल, मतलब दो ऑपोजिट वर्ड्स है नहीं, डार्कनेस अंधेरा, विजिबल दिखने वाला, एक साथ रखा गया है। तो जब दो ऑपोजिट शब्द एक साथ आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट पे आएंगे, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, ये भी बताना है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। एंटीथीसिस है, सिमली है, मेटाफर है, हाइपरबली है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज हुई है? ठीक है, इसमें 50 है टोटल, बाकी छूटे उठेगा तो हम नेक्स्ट में देख लेंगे, क्योंकि मुझे ड्रामा सेक्शन स्टार्ट करना है। तो पोएट्री का इतना बहुत है, या फिर और कुछ कराना रहेगा तो जैसे बर्थ डेट वो हो ही गया है। ठीक है, और छूटा रहेगा तो हम लास्ट में एक मैराथन ले लेंगे सब मिला के। ठीक है, मिसलेनियस टाइप का, वो लास्ट में हम ले लेंगे मैराथन। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन।
तो इसमें जो लाइनें हैं बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना आपने, इन लाइनों में हम देखेंगे कि इन लाइनों में ना बात अगर करेंगे, इसमें दो ऑपोजिट थॉट रखे गए हैं। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि हेल में राज करना वर्सेस हेवन में सेवा करना, है ना। इसको एक ही सेंटेंस में बैलेंस तरीके से रखा गया है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को एक ही सेंटेंस में बहुत बैलेंस्ड वे में रखा गया है। और ये दो ऑपोजिट थॉट्स हैं, यानी कि नर्क में राज करना वर्सेस स्वर्ग में सेवा करना। तो दो अपोजिट थॉट हो गए एक साथ अगर रखे गए हैं, दो अपोजिट आइडियाज एक साथ रखे गए हैं, टू अपोजिट सेंटेंसेस एक साथ रखे गए हैं, वो आपकी एंटीथेसिस होती हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, स्कोर जरूर शेयर करना कितना आपने स्कोर किया है। बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड्स वाज गे। बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड्स वाज गे, ये अलेक्जेंडर पॉप की रेप ऑफ द लॉक की लाइन है। यहाँ बात को ना मतलब बिलिंडा मुस्कुराते, मतलब बिलिंडा के मुस्कुराते ही पूरी दुनिया खुश हो गई। तो यहाँ पे बातों को ना बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? हाइपरबोली, हाय हाय बोल। नेक्स्ट पे आएंगे, दी पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव। ये ग्रे की ना एल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की कंक्लूडिंग लाइन है, लास्ट की लाइन है। दी पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव। यहाँ पे बताना है यूफेमिज्म है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, सिमली है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना है। एक चीज मैंने देखा है कि जितनी भी राइटर हैं अपनी पोएट्री में वो ज्यादातर या तो वो जानते हो क्या है, जो 7 फिगर ऑफ स्पीच नहीं होती है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ओनोमेटोपिया हो गया, अपोस्ट्रोफी हो गया, ये यही ज्यादा यूज करते हैं राइटर भी अपने वर्क में, अपनी पोइट्री में। बहुत इक्का दुक्का हो गया, जैसे सेनेक्डोकी हो गया, मेटोनिमी हो गया, यूफेमिज्म हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि पाथ ऑफ ग्लोरी, पाथ्स ऑफ ग्लोरी मतलब क्या होता है? शान की राह। अब यहाँ पे पाथ्स ऑफ ग्लोरी को ना एक ऐसी यात्रा की तरह दिखाया गया है जो सीधे कहाँ जाती है? ग्रेव की तरह जाती है, ग्रेव तक जाती है। तो यहाँ पे एक मेटाफर का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। फुल मेनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन। तो ये भी लाइनें आपके कंट्री चर्चयार्ड की है, फुल मेनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन। तो यहाँ पे बताना है मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमली है, हाइपरबली है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि जो यहाँ पे फूल है, जो फ्लावर है, फ्लावर को क्या कहा जा रहा है कि जो फ्लावर है, जो फूल है, वो ब्लश कर रहा है ना। फूल ब्लश करते हुए दिखाएगा, फूल को ब्लश करते, फूल को शर्माते हुए दिखाया गया है। और शर्माता कौन है? शर्माना, शर्माना तो ह्यूमन का काम है। शर्माना जो है वो इंसानों लोग का काम है, इंसानी गुण है। लेकिन यहाँ पे शर्माने का जिसको दिखाया गया, फूल को दिखाया गया है। फूल क्या है? नॉन लिविंग है, तो इसलिए यहाँ पे फूल को एज ए ह्यूमन ट्रेट दे दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन है। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters। वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे की लाइन है। अगर कुछ छूटेगा तो हम नेक्स्ट में देख लेंगे, ठीक है, फिलहाल उसको हम बाद में देख लेंगे मिसलेनियस वाले में। बहुत जल्दी समझ लो, तुरंत बनाया क्वेश्चन, तुरंत आप लोग को क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, बस ये है, बहुत जल्दी। कुछ अब बनाना भी पड़ता है, कुछ हेल्प भी लेनी पड़ती है, तुरंत मतलब क्वेश्चन जैसे बनाया वैसे आपको आप लोग के सामने पढ़ाया है, टाइम ही नहीं मिलता। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे 5 years है पास्ट, 5 summers with the length of 5 long winters। यहाँ पे जो 5 वर्ड है, आपने एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि 5 वर्ड बार बार आ रहा है ना। 5 5 5 5 जो वर्ड है ना वो बार बार उसका यूज करके टाइम के बीतने पर जोर दिया गया है ना, यही तो इस तरह वर्ड का जो रिपीटिशन होता है वो क्या कहलाता है? रिपीटिशन तो रिपीटिशन कहलाएगा। हम यहाँ तो एनाफोरा भी बोल सकते हैं इसे, ए करेक्ट हो जाएगा। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विद अस कौन सी लाइनें हैं? इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना है।
द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। अब यहाँ पे देखेंगे जो वर्ल्ड है, जो द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड को मतलब पूरा अर्थ नहीं, बल्कि इंसानी जो सुख सुविधाएं हैं, यहाँ पे द वर्ल्ड का यूज तो इन्होंने किया है ना। तो द वर्ल्ड का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पृथ्वी, पूरा अर्थ नहीं, होल अर्थ की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे इंसानी जो सुख सुविधाएं हैं, इंसान की जो मटेरियलिज्म है उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि जब हम किसी थॉट से, उससे जुड़े कोई, उससे रिलेटेड कोई थिंग्स को दर्शाते हैं, जब हम किसी थॉट को उससे रिलेटेड, उससे जो वस्तु है उसको दर्शाते हैं, तो उसे हम मिटोनमी कहते हैं। मिटोनमी भी होता है, ठीक है, मिटोनमी कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अब्रॉड में देखें तो यहाँ दुनिया को ना एक हावी होने वाली शक्ति, एक हावी होने वाली पावर के रूप में दिखाया गया है। जो दुनिया है ना वो हावी हो रही है किसमें, कमाने और खर्च करने में। तो दुनिया को यहाँ पे, दुनिया क्या है, एक नॉन लिविंग चीज है। दुनिया को यहाँ पे हावी कौन होता है, इंसान होता है, इंसानी गुण दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम हाई पर्सोनिफिकेशन पे जा सकते हैं, मोर एप्रोप्रिएट यही है पर्सोनिफिकेशन। मिटोनमी भी हो सकता है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन कहते हैं ना, वो जो आंसर होता है एप्रोप्रिएट वाला, तो वो पर्सोनिफिकेशन है, ये ध्यान रखना। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, तो ओड टू द वेस्ट विंड। अब यहाँ पे वेस्ट विंड को क्या कहा गया है, यहाँ पे पोएट सीधे वेस्ट विंड यानी कि जो पछुआ हवा है, पश्चिम की जो हवाएं चल रही हैं उसको सीधे एड्रेस कर रहे हैं, जैसे वो वहां पे प्रेजेंट हो और उन्हें सुन रही हो। तो किसी नॉन लिविंग या किसी एब्सेंट चीजों को पुकारना या उनको संबोधन या एड्रेस करना, वो क्या कहलाता है, एपोस्ट्रॉफी। जैसे वो मिल्टन वर्ड्सवर्थ बोलते हैं ना, उसमें लंदन 1802 में, ओ मिल्टन दाउ, कहते नहीं है मिल्टन दाउ शुड जस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो यहाँ पे भी मिल्टन को, यहाँ पे भी वो है, एपोस्ट्रॉफी ही है। मिल्टन जो कि है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन पोएट ऐसे बुला रहे हैं मानो मिल्टन वही उन्हीं के सामने है। तो यहाँ पे भी वही एपोस्ट्रॉफी लाइन, एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, शैली की ओ टू द वेस्ट विंड की लाइन है ये। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरोन है। मैं थोड़ा जल्दी लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कहा गया ना, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। यहाँ पे जो जीवन की जो मुश्किलें हैं, जीवन की जो तकलीफें हैं, उसकी तुलना किससे की जा रही है, सीधे थॉर्न से की जा रही है। थॉर्न्स मतलब कांटों से की जा रही है। तो मुश्किलों को कांटा मान लेना। अब मुश्किलों को क्या मान लिया गया है, जो जीवन की मुश्किलें हैं उसकी तुलना सीधे किससे हो रही है, थॉर्न से हो रही है, यानी कि कांटों से हो रही है। मुश्किलों को ही कांटा मान लेना, जिंदगी की जो मुश्किलें हैं उसको कांटा मान लेना, इज कॉल्ड मेटाफर। कोई लाइक और एस का यूज नहीं किया गया है। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बट दाउ नेवर वेट, हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बट दाउ नेवर वेट। ये कौन सी लाइन है, बताना है यहाँ पे। अब देखिए शैली की टू आ स्काई लार्क की लाइन है, और यहाँ पे हेल टू दी, यहाँ पे जो पोएट है वो स्काईलार्क बर्ड को ना स्पिरिट कह के एड्रेस कर रहे हैं। कौन सी स्पिरिट, ब्लिथ स्पिरिट है ना, एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट पे आएंगे, दाउ स्टिल अनराइव्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कीट्स ओडाना ग्रेशन अन की लाइन है। दाउ स्टिल अनराइव्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दाउ स्टिल अनराइव्ड ब्राइड ऑफ, ओ अर्न, कहते हैं ना अर्न को, यहाँ पे दाउ किसे कह रहे हैं, अर्न को कह रहे हैं, उस क्लश को कह रहे हैं तुम अब भी शांति की क्या बनी हो, अनराइव्ड ब्राइड हो, शांति की अनराइव्ड, मौन की दुल्हन बनी हो, अनराइव्ड बिना छुई, अनछुई दुल्हन बनी हो। किसे कह रहे हैं, अर्न को कह रहे हैं। अर्न भाई अनछुई दुल्हन कह रहे हैं उसको, अर्न को मौन की दुल्हन कह रहे हैं। तो भाई दुल्हन कहना या दुल्हन होना ये तो इंसानी गुण है, क्लस थोड़ी ना दुल्हन हो जाएगा। लेकिन क्लस को इस तरह एड्रेस नहीं बोल सकते, क्लस को इस तरह कह रहे हैं मानो वो कोई सच में कोई दुल्हन हो, अनछुई दुल्हन। तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। जब हम किसी बेजान चीज को इंसानी रिश्ते या गुण देते हैं उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, कीट्स की ओडाना ग्रेशन की लाइन है, कंक्लूडिंग लाइन है ये। इसमें क्या है बताना है, कैसमस है, सिमली है, ऑक्सीमोरोन है, ओनोमेटोपिया है।
अब यहाँ पे देखिए ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, शब्दों का क्या हो गया, उलट फेर कर दिया गया है। शब्दों का जो क्रम है, शब्दों का जो वर्ड का जो ऑर्डर है उसको उलट दिया गया है, यानी कि ब्यूटी को ट्रूथ बना दिया गया है, ट्रूथ को ब्यूटी बना दिया गया है। जब दो फ्रेजेस को इस तरह से दोहराया जाए कि दूसरे में पहले का उल्टा क्रम हो तो उसे कैस मस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि पहला वाला लास्ट में आया, दूसरे वाले में आया, उल्टा क्रम हो, जैसे कि ए बी बी ए, जैसे मैंने कहा ए बी बी ए, इस तरह, तो ये कैसमस कहलाता है। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, एंड नो बर्ड सिंग्स, एक मिनट, एंड नो बर्ड सिंग्स, किड्स की लव वाले डेम साइंस मर्सी है, और ये भी स्टार्टिंग की ही लाइन में है। ठीक है, स्टार्टिंग की ही लाइन है, किड्स की लव वाले डेम साइंस मर्सी, एंड नो बर्ड सिंग, ये बताना है। ठीक है, वो लाइनें है ना, जब वो ये लाइनें जो ला बाय डैम सेंस मर्सी जब स्टार्ट होता है उसमें वही लाइनें रहती है ना, वो ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेली लॉइटरिंग द सेज हैज, ये लाइनों में आता है। द सेज मैंने बढ़ाया था भी उस दिन, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग्स, ये वहीं की लाइन है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यानी कि लेक के चारों तरफ घास नहीं है, घास जो है वो सूख चुकी है और कोई भी चिड़िया गा नहीं रही है। एंड नो बर्ड सिंग्स, तो ये लाइनें बतानी है। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। देखिए, ये लाइनों में अगर हम बात करेंगे तो काफी गहरी उदासी है, सन्नाटे दिखाती है ना। ये लाइनें जब शुरू होती है ऐसा लगता है कितना सन्नाटा, कितना उदासी है। तो परिंदों का ना गाना, यहाँ एक ना कोई बात है उसको बहुत घटा कर या बहुत साधारण तरीके से कहना जो असल में एक डरावनी है। ठीक है, तो अंडर स्टेटमेंट की बात होती है, या इसे आप मियोसिस भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, टेंशन की ब्रेक ब्रेक की लाइन है ये। ब्रेक ब्रेक जो है ना, ये एक एलर्जी है, और इसको इन्होंने कब लिखा था, 1835 में आई थिंक लिखा था, और 1842 में आई थिंक ये पब्लिश हुआ था, क्योंकि 1833 में इनकी जो दोस्त थे, इनके बहनोई भी थे वो, आर्थर हेनरी हेल्लम, उनकी डेथ हो जाती है, और इस पोयम में पूरी उनकी डेथ यानी कि टेंशन पूरी तरह से शोक में है, इस पोयम में साफ नजर आता है। तो यहाँ पे पोएट जो है ना वो सीधे सी को पुकार रहे हैं, समुद्र को पुकार रहे हैं, ओ सी, सीधे सी को पुकार रहे हैं जैसे वो सुन सकता हो। तो भाई मैंने भी बताया कि जब आप किसी नॉन लिविंग चीज, किसी एब्सेंट पर्सन, किसी नॉन लिविंग चीज, किसी एब्सेंट पर्सन को सीधे एड्रेस करते हो, सीधे बुलाते हो, मानो वो आपके सामने प्रेजेंट है या आपकी बातें सुन रहा हो, वहां पे हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। टू ड्रिंक लाइफ टू द लेस, टेनिशन की यूलिसिस की लाइन है, ये बताना है। यहाँ पे सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरोन है। टू ड्रिंक लाइफ टू द लेस, यहाँ पे देखिए जो लाइफ है ना, लाइफ की कंपैरिजन एक ऐसी शराब से की गई है जिसे आखिरी बूंद तक पीना है ना। लाइफ की कंपैरिजन किससे की गई है, यहाँ पे ड्रिंक का मतलब एक ऐसी शराब से की गई है जिसे आखिरी बूंद तक पीना है, बिना लाइक और एज लगाए की गई है, सीधे तुलना की गई है। तो यहाँ पे आपको मेटाफर मिलेगा। बताना जरूर हाँ कमेंट सेक्शन में कितना आपने स्कोर किया है आज की इस वीडियो में। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, टेनिशन की यूलिसिस की ही लाइन है, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, बताना है यहाँ पे। ये भी टेनिसन की यूलिसिस की लाइन है, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई, मतलब मैं उन सभी का हिस्सा बन गया जिनसे भी मैं मिला, मतलब मैं उन सभी चीजों का हिस्सा बन गया, दैट आई हैव मेट, जिनसे भी मैं मिला, ये बताना है। तो आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? लिटरल में देखेंगे कोई व्यक्ति, अगर हम लिटरली इसकी मीनिंग देखें तो कोई पर्सन उन सब चीजों का हिस्सा कैसे हो सकता है जिनसे वो मिला। आप सच में किसी से भी मिलोगे उनका कैसे हिस्सा हो जाओगे। लेकिन इसका एक डीप मीनिंग है, डीप मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे अनुभव ही हमें बनाते हैं, ये पैराडॉक्स है। लाइनें भी याद रखते चलना, हाँ लाइनें भी आपने याद रखनी है कि कहाँ की लाइनें हैं, टेनिसन की किस पोएम की लाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, पूरा बताते भी चल रही हूँ। और फिगर ऑफ स्पीच एक बार फिर से आप लाइनों को रिवाइज कर सकते हैं, और सब इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, फिगर ऑफ स्पीच वाली ही लाइनें हैं। ठीक है, लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस की लाइन है ये।
लुकिंग एज इफ, उधर देखो मानो वो जीवित है। मतलब यहाँ पे पोएट ना एक पेंटिंग को देखकर कह रहा है, ये ड्यूक ऑफ फेरारा है जो स्पीकर है वो दिखा रहा है लिसनर को कि वहां देखो वो ऐसे लग रही है मानो वो जीवित है। तो जहां तुलना के लिए एज इफ या एज का हो उसे सिमली ही कहते हैं। एज हो गया, लाइक हो गया या एज इफ हो गया, वहां पे हम सिमली ही बोलते हैं उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आज फिर कहता है आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। फिर मैंने क्या किया, कमांड्स दिया, मैंने आदेश दिया, फिर सारी स्माइल्स थी जो थी वो एक साथ ही गायब हो गई, मतलब मैंने उसे मरवा दिया। ये भी ब्राउनिंग के माई लास्ट डचेस की बात है, स्पीकर कह रहा ड्यूक ऑफ फेरारा। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मैं, मतलब यहाँ आई गिव कमांड्स, बहुत मतलब यहाँ इसका डीप मीनिंग क्या है, डीप मीनिंग ये है कि उसने मरवा दिया, उसने आदेश दिया और सारी स्माइल स्टॉप्ड हो गई एक साथ, यानी कि उसकी हत्या करवा दिया। कड़वी बात है लेकिन कितना सॉफ्टली बोला है। कड़वी बात है ना, सीधा थोड़ी ना बोला है कि मैंने मरवा दिया। एक कड़वी बात को सॉफ्टली वे में बोलना है ना। यहाँ पे मुस्कुराहट का रुक जाना असल में देखा जाए तो हत्या हो जाना, मौत हो जाना, मौत के लिए हो जाए। जब किसी बहुत हार्श बात को, बहुत कड़वी बात को नर्म शब्दों में कहा जाना, उसे क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म। इसमें यूफेमिज्म यूज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये लाइनें जब भी आएंगी ना आपको समझ में आ जाएंगी कि हाँ यूफेमिज्म की ही बात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रोट। ये ब्राउनिंग की प्रोस्पाइस की लाइन है। प्रोस्पाइस, इसमें जानते हो ये ब्राउनिंग जो है ना अपनी वाइफ से मिलने के लिए लिखते हैं। इसमें अपनी वाइफ को ये डेडिकेटेड किए हैं, अपनी वाइफ के बारे में ही बात करते हैं, चूंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की। और इसमें वो सोचते हैं कि मौत से मुझे सामना करना है और किसी तरह मुझे अपने वाइफ से मिलना है। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक लाइन है ना, आई वॉज एवर अ फाइटर। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। फिर क्या कहता है, द बेस्ट एंड द लास्ट। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड लास्ट। तो इसमें फॉर डेथ की बात हो रही है। यहाँ मौत के डर की तुलना गले में जो कोहरा है, जो फॉग है, वो महसूस होने की गई है ना। मौत के डर की तुलना किससे, कहाँ पे की गई है, गले में जो फॉग है, जो कोहरा है, महसूस होने से की गई है। यहाँ यह ना मौत के एहसास का एक नया मेटाफर है। साथ ही यहाँ पे सवाल भी पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, मेटाफर ही करेक्ट है, मेटाफर ही यहाँ पे करेक्ट है। मेटाफर ही है, मेटाफर नहीं होता, हो सकता था यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन हो सकता था, बट यहाँ पे मेटाफर यही करेक्ट है, मेटाफर। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट ऑफ फुल। ये अनोल की डोवर बीच की लाइन है। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट ऑफ फुल। मेटाफर, सिमली, हाइपरबली, आयरनी। यहाँ पे जो पोएट हैं, जो आपके मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, डोवर बीच में, वो क्या बता रहे हैं पोएट, यहाँ पे फेथ की तुलना, जो सी ऑफ फेथ है, समुद्र की जो फेथ की तुलना, वो किससे कर रहे हैं, मतलब फेथ की तुलना वो किससे कर रहे हैं, समुद्र से कर रहे हैं, है ना। यानी कि जो फेथ को समुद्र मान लेना, ये भी एक मेटाफर है। फेथ को ही समुद्र मान लेना मेटाफर है। नेक्स्ट पे आएंगे, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। तो ये भी डोवर बीच की ही लाइन है, लास्ट की लाइन है। आई थिंक ये लास्ट में आती है लाइन है, लास्ट में एकदम नहीं आती है, मतलब है उसी में। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। तो यहाँ पे भी बताना है, यहाँ पे जो दुनिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है और युद्धों को सीधे तौर पर क्या बताया है, इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश, यानी कि अज्ञानी सेनाओं का टकराना कहा गया है। मतलब जो दुनिया के जो संघर्ष हैं और युद्ध हैं, उसको सीधे डायरेक्टली क्या कहा गया है, इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश कहा गया है। यानी कि समाज की स्थिति को एक मेटाफर के रूप में दिखाया गया है। अगेन मेटाफर, देख रहे हो कितना मेटाफर यूज हुआ है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आर फेयरफुल ट्रिप इज डन। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अब हम जान गए हैं कि हाँ मेटाफर तो हम जान जाएंगे कि अब कहीं पे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे आ जाता है तब कैसे पता चलता है कि मेटाफर है कि नहीं।
इसमें बताना है वो कैप्टन माय कैप्टन और फिर फुल ट्रिप इज डन। तो ये वर्ड विटमैन की वो कैप्टन माय कैप्टन से है। यहाँ पे जो पोएट है ना, यहाँ पे जो पोएट है वो जो डेड नेता है मीन्स अब्राहम लिंकन जी, उनको ओ कैप्टन कहकर पुकार रहे हैं। तो किसी डेड या एब्सेंट पर्सन को एड्रेस करना इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक द प्राइज वी शॉट इज वन। ये भी विटमैन के ओ कैप्टन माय कैप्टन की ही लाइन है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक द प्राइज वी शॉट इज वन बताना है। ये भी विटमैन के कैप्टन ओ कैप्टन माय कैप्टन की ही लाइनें हैं। इस पूरी पोयम में अगर हम देखेंगे ना, शिप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शिप का मतलब क्या हुआ, शिप का मतलब यूएसए। शिप का मतलब क्या हुआ, यूएसए को कहा गया है। और कैप्टन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो कैप्टन है, कैप्टन का मतलब क्या हुआ, कैप्टन का मतलब अब्राहम लिंकन जी यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो जब एक पूरी कहानी या लाइन किसी बड़े थॉट की तरफ इशारा करती हो, सिंबल है, तो उसे या तो हम एक्सटेंडेड मेटाफर कहेंगे या तो एलिगरी कहेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंडेड मेटाफर बोल सकते हो या तो एलिगरी। वैसे सभी लोग का आंसर इसी पे होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफर भी कर दिया है, आगे इन ब्रैकेट एलिगरी कर दिया। तो तुक्का तो मारने में ही आगे हो आप लोग, तुक्का मार दिए होंगे या पता भी होगा बहुत लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीडेड। डिकिंसन की सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट की ही लाइन है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, मतलब जो सफलता है, सफलता उसी को मीठी लगती है जो कभी सफल नहीं हुआ। बड़ा अजीब लगा सुनने में, है ना। मतलब ये कहना कि सफलता की कीमत वही जानते हैं जो कभी सफल नहीं हुए, सुनने में उल्टा नहीं लगा। ये एक डीप सच भी है, अगर हम इसको बहुत डीपली देखें तो ये डीप सच है ये पैराडॉक्स। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय वुड्स की लाइन है। तो इन शब्दों को पढ़कर हमारे मन में, देखिए हम पढ़े ना, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो वुड्स थे वो बहुत लवली थे, डार्क थे और डीप थे, घने थे, अंधेरे थे, सुंदर। तो ये सब जब मैंने इसको पढ़ाया था ना, द स्टॉपिंग बाय वुड्स, अभी भी ये लाइनें अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं इसकी हिंदी अगर बताऊं कि जो जंगल थे वो कैसे थे, बहुत घने थे और जंगल में बहुत अंधेरा था, बहुत सुंदर भी थे। तो आपके सामने एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा तुरंत ना एक इमेज क्रिएट, तुरंत एक इमेज आ जा रही है। तो शब्दों यानी कि वर्ड्स के जरिए मानसिक चित्र बनाने की इस कला को हम क्या कहते हैं, विजुअल इमेजरी। यानी कि शब्द के जैसे मैंने यहाँ पे भी शब्द यूज किया, वुड्स कैसे थे, लवली थे, डार्क थे, डीप था, आपके सामने तुरंत जंगल का एक पिक्चर आ गया होगा और ये सारी चीजें आपके सामने आ गई होंगी। इसे ही कहा जाता है विजुअल इमेजरी। शब्दों के जरिए मानसिक चित्र बनाने की इस कला को विजुअल इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। ये भी बताना है, ये फ्रॉस्ट के ब्रीचेस की लाइन है। इसकी भी कंक्लूडिंग लाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है ना वो लाइनें, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, है ना, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। अब इसमें क्या बताया है, यहाँ पे भी आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। यहाँ ना लाइफ की तुलना एक ऐसे जंगल से की गई है। ठीक है, जो लाइफ है इसकी तुलना एक ऐसे जंगल से की गई है जिसमें कोई रास्ता नहीं है, पाथलेस है एकदम, कोई रास्ता नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे तुलना की गई है और लाइक का यूज हुआ भी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सिमिली हो जाएगा। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, तो ये बताना है, ये आपके ईट्स की द सेकेंड कमिंग की लाइन है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, ये WB ईट्स की सेकेंड कमिंग की लाइन है। यहाँ पे जायर का मतलब क्या होता है, जो चक्रवात नहीं होता है, घूमता हुआ जो घेरा है, उसे जायर कहा जाता है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल यानी कि इतिहास के चक्र और अराजकता का ये सिंबल है। ठीक है, जायर, ये ध्यान रखना है, उसी का सिंबल है। ठीक है, और ये एक गहरा, एक डीप सिंबॉलिक मेटाफर है जो चीजों को क्या करता है, कंट्रोल से बाहर होने को दिखाता है। तो यहाँ पे मेटाफर होगा लेकिन सिंबॉलिज्म होगा। ठीक है, ध्यान रखना।
थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये ईट्स की द सेकंड कमिंग की लाइन है। ध्यान रखना ये दोनों लाइनें ईट्स की ही है। द सेकंड कमिंग, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट ये टाइटल चिन्मय अचबे ने लिया था। यहाँ पे बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे द थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, यहाँ जो समाज है, जो व्यवस्था है, उसकी तुलना ना एक ऐसी चीज से की गई है जिसका सेंटर ढह रहा है, जिसका जो सेंटर है वो ढह रहा है। ये एक क्योस का मेटाफर है। तो यहाँ पे भी अगेन ये मेटाफर हो जाएगा, क्योस की बात हो रही है। एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग, अ टैटेड कोट अपॉन अ स्टिक, ये ईट्स की सेलिंग टू बाइजेंटियम है, जहां पे ईट्स ने क्या किया है, बाइजेंटियम को अच्छा कहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग, एक बूढ़ा आदमी क्या हो जाता है, एक पाल्ट्री थिंग, एक टैटेड कोट अपॉन अ स्टिक। मतलब यहाँ पे उन्होंने बूढ़े आदमी की तुलना सीधे एक लाठी पर टंगे फटे हुए कोट, यूं बोलो कि पुतले से की है, बिना लाइक और एज लगाए। तो अगेन यहाँ पे मेटाफर ही हो जाएगा। एक जो एज्ड मैन होता है, एक बूढ़ा आदमी जो होता है ना, वो एक पाल्ट्री थिंग होता है, यानी कि लाठी पर टंगे फटे हुए कोट की तरह होता है। यहाँ पे इन्होंने मतलब तुलना की है। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, एलियट की वेस्टलैंड की लाइन है। आमतौर पर अगर देखेंगे, जनरली अगर हम देखें तो अप्रैल को ना ऑटम और खुशी का महीना माना जाता है, वसंत और खुशी का महीना। लेकिन यहाँ पे एलियट ने इसे क्रूर कहा है, जो कि एक पैराडॉक्स है। अप्रैल को क्रूर कहना, उसे इंसानी जो इमोशन है वो देना, यानी कि पर्सोनिफिकेशन है। अप्रैल को क्रूअल कहना, यानी कि क्रूअल तो इंसान होते हैं ना, अप्रैल मंथ थोड़ी ना होगा, लेकिन इसको इंसानी गुण दे देना अप्रैल को, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन भी है और एक पैराडॉक्स भी है, तो दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर पर्सोनिफिकेशन आता उसमें पैराडॉक्स नहीं आता तो आप पर्सोनिफिकेशन पे लगा दीजिएगा, पैराडॉक्स आ रहा है पर्सोनिफिकेशन नहीं आ रहा तो पैराडॉक्स पे लगा, दोनों था इसलिए दोनों ले लिया यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। आई विल सो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये भी आपके वेस्टलैंड की ही लाइन है। यहाँ पे इन्होंने मुट्ठी भर धूल की बात की है कि जो मुट्ठी भर धूल होते हैं ना वो पूरी, यहाँ पे इन्होंने एक हैंडफुल ऑफ डस्ट यानी कि मुट्ठी भर धूल, ये पूरे ना डेथ या मोर्टेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब एक छोटा हिस्सा पूरी चीज को दिखाता है। अब यहाँ पे हैंडफुल ऑफ डस्ट ये किसको दिखा रहा है, यहाँ पे इलियट ने डायरेक्ट डेथ का बात नहीं की है, डेथ की बात थोड़ी ना की, उन्होंने बस डेथ की जगह पे हैंडफुल ऑफ डस्ट का यूज किया है, यानी कि ये छोटी सी चीज को ये पूरा दिखा रहा है, दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ या मोर्टेलिटी को। तो जब एक छोटा सा पार्ट पूरी चीज को रिप्रेजेंट करता है तो उसे सैनिकडॉकी कहते हैं, या फिर इसे मेटाफर भी कहेंगे, इसमें मेटाफर भी है। ठीक है, इसमें एक डीप मेटाफर भी है, ये भी ध्यान रखना है, इसलिए दोनों दिया गया है। नेक्स्ट पे आएंगे, अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट विलियम ईट्स इज लेड टू रेस्ट, ये W.H. ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स की लाइन है। अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट विलियम ईट्स इज लेड टू रेस्ट, बताना है ये कहाँ की लाइनें हैं, मतलब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, अभी देखो आपको बैकग्राउंड आवाज आ रही होंगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैं कहीं और हूँ तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही होंगी पक्का है पता, लेकिन क्या करूँ मैं, या तो वीडियो ना बनाओ, और वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, तो मेरे लिए मैनेज कर लीजिएगा अगर बैकग्राउंड वॉइस आती है तो। ठीक है, जो बैकग्राउंड साउंड आपको सुनाई देता है। देखिए यहाँ पे अगर अर्थ की बात करेंगे, ठीक है, अर्थ यहाँ पे अर्थ को ना एक होस्ट की तरह दिखाया गया है, यानी कि अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ रिसीव कर रही है ऑनर्ड गेस्ट, यानी कि अर्थ कोई होस्ट है, एक मेजबान की तरह दिखाया गया है, जहां वो क्या कर रही है, मेहमानों को क्या कर रही है, स्वागत कर रही है ना। तो बेजान धरती को इंसानी व्यवहार देना इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आएंगे, बीनीथ इट ऑल डिजायर ऑफ ऑब्लिवियन रन्स, ये फिलिप लार्किन का वॉन्ट्स, बीनीथ इट ऑल डिजायर ऑफ ऑब्लिवियन रन्स, इसमें बताना है, ये फिलिप लार्किन के वॉन्ट्स की लाइन है, इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। मुझे लग रहा है मेटाफर का ज्यादा यूज हुआ, नहीं। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, डिजायर ऑफ ऑब्लिवियन, डिजायर ऑफ ऑब्लिवियन मतलब भूल जाने या मिट जाने की इच्छा, इसको ना एक बहती हुई नदी के धारा, नदी या धारा की तरह दिखाया गया है। ठीक है, डिजायर ऑफ ऑब्लिवियन मतलब
भूल जाने या मिट जाने की इच्छा को एक बहती हुई नदी या फिर एक बहती हुई स्ट्रीम की तरह दिखाया गया, जो कि एक मेटाफर भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। क्रो सॉ द हर्डेड माउंटेन्स स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, ये टेड ह्यू की क्रो अलाइड्स की लाइन है। क्रो सॉ द हर्डेड माउंटेन्स, ठीक है, एंड स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, मतलब यहाँ पे जो क्रो है वो पहाड़ों को क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को जब देख रहे हैं ना, तो पहाड़ों को एक हर्डेड कह रहे हैं, यानी कि पहाड़ कैसे लग रहे हैं, पशुओं के झुंड की तरह लग रहे हैं क्रो को, यानी कि पहाड़ों को ना जीवित पशुओं की तरह दिखाना। क्रो जो देख रहे हैं ना, क्रो को लग रहा है कि ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पशुओं का झुंड है, ऐसा लग रहा है क्रो को। ठीक है, तो यहाँ पे पहाड़ों को, माउंटेन को ना जो लिविंग एनिमल्स की तरह दिखाना पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट पे आएंगे। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ द बीट्स, टैगोर की गीतांजलि 11 की लाइन है ये। ठीक है, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। देखिए यहाँ पे बार बार एंड वर्ड आया है, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। यहाँ पे बार बार ना एंड का यूज हुआ है, चैंटिंग एंड चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड, है ना, तो बार बार इसका यूज हुआ है बार बार। तो हम अगर देखेंगे ग्रामर के नजरिए से, ग्रामर में कंजंक्शन को बार बार, जो कंजंक्शन बार बार रिपीट होता है, जो कंजंक्शंस बार बार रिपीट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेंडेटन कहते हैं। ग्रामर में पॉलीसेंडेटन, जो भी कंजंक्शंस बार बार रिपीट होते हैं, या फिर रिपीटिशन ऑफ कंजंक्शंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेयर द, इसको हटा देना चाहिए था, यहां से आपको ना हिंट मिल जाता है, ये गलती हो गई, यहीं से हिंट मिलकर सभी का सही हो गया होगा, मुझे पता है। वेयर द टीलर इज टीलिंग द हार्ड ग्राउंड, ये बताना है, ये भी लाइन है टैगोर की गीतांजलि 11 की लाइनें हैं। वेयर द टीलर इज टीलिंग द हार्ड ग्राउंड, यहाँ पे बार बार टी वर्ड आ रहा है, टी है ना, टी वर्ड आ रहा है, टी की रिपीटिशन हो रही है। तो वर्ड्स की शुरुआत में ही लेटर या साउंड का बार बार आना क्या कहलाता है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट पे आएंगे। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ये नेजिम एजिकिल के नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की लाइन है। मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबली है। अब यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सी लाइनें हैं, प्यास लग गई है बहुत तेज। ठीक है, पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। अब ये बताना है यहाँ पे बिच्छू की जो पूंछ है, ठीक है, जो स्कॉर्पियन की जो पूंछ है, जो टेल है, उसको क्या कहा गया है, डायबोलिक कहा गया है। डायबोलिक मतलब क्या होता है, शैतानी। ठीक है, शैतानी कहा गया, यानी कि जो स्कॉर्पियन का जो पार्ट है, बिच्छू के हिस्से को शैतान का रूप मानना एक मेटाफर कहलाता है, अगेन मेटाफर। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट बिच्छू का जो टेल है ना, उसको डायरेक्ट बता दिया गया कि वो डायबोलिक है, तो वो मेटाफर नहीं हुआ। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट, ये भी एजिकिल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, ये तुम्हारे कोई पिछले जन्म का ही पाप होगा, बी बर्न्ड अवे टू नाइट। तो पापों की जलने की बात की गई है ना, पाप कोई मटेरियलिस्टिक वस्तु नहीं है ना, नहीं, जो भौतिक वस्तु नहीं है जिसे जलाया जा सके, यहाँ पे पापों को जलाने की बात हो रही है। अब पाप जो है, जो सीन है, वो कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है जिसे जलाया जा सके, इसलिए ये भी एक मेटाफर ही है। साथ ही बिच्छू के डंक के दर्द के बीच भी ऐसी ही प्रार्थना करना। ठीक है, बी बर्न्ड अवे टू नाइट, यानी कि बिच्छू के जो डंक के दर्द के बीच ऐसी ही प्रार्थना करना, आयरनी भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपका जो होगा आंसर वो मेटाफर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द कॉमन आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइम, एजिकिल की फिलॉसफी की लाइन है ये। द कॉमन आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइम, यहाँ पे बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। द कॉमन आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, सिमली है, हाइपरबली है। देखिए यहाँ पे जो टाइम है, टाइम को क्या बताया गया है, टाइम को
आर्ग्यूमेंट, टाइम को आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखाया गया है, यानी कि जो समय है वो तर्क करते हुए दिखाया गया है टाइम को। और तर्क करना किसका काम है? इंसानों का काम है, समय का काम नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किसका, समय का ही काम है आर्ग्यूमेंट करना। इसलिए समय को क्या दे दिया गया है? ह्यूमन ट्रेट, मानवीकरण दे दिया गया है। तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न्ड प्रॉपरली, ये रामानुजन की ऑब्ituary की लाइन है। ठीक है, A.K. रामानुजन की ये ऑब्ituary की लाइन है। बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न्ड प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे बर्निंग टाइप के दो मतलब है। जो बर्निंग टाइप है ना, यहाँ पे बर्निंग टाइप के दो मतलब निकलते हैं। एक तो स्वभाव से उत्साही होना, बर्निंग टाइप का मतलब एक तो होता है स्वभाव से बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होना, और दूसरा ये कि शायद बर्निंग टाइप उसके उनके फादर की जो शरीर थी उसका दाह संस्कार होना। तो दो मतलब निकल रहे हैं। मैंने पढ़ाया था जब इसका तभी बताया था इसके यहाँ पे कि बर्निंग टाइप में दो सेंस निकल रहे हैं। एक तो स्वभाव से कोई पर्सन स्वभाव से बहुत उत्साही है, दूसरा उनके जो फादर है A.K. रामानुजन के जो फादर है उनके जो शरीर का दाह संस्कार होना। दो टाइप निकल रहे। तो एक ही शब्द के दो मीनिंग से मजाक या कटाक्ष पैदा करना पन एंड आयरनी कहलाता है। तो यहाँ पे पन एंड आयरनी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, अ वाइंड इज रफलिंग द ट्वेनी फील्ड ऑफ अफ्रीका। ये ड्रेक वॉलकट के अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका की लाइनें हैं। अ विंड इज रफलिंग द ट्वेनी फील्ड ऑफ अफ्रीका। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है या जूमॉर्फिज्म, मतलब मेटाफर को ही जूमॉर्फिज्म या सिमली है या पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरोन है। नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगी लेकिन घुमा के, ताकि आप ये जो इस बार तो आप मार लोगे तुक्का, नहीं भी आएगा तब भी आप कहोगे इसमें दो दो है, यही होगा पक्का, है ना। बट नेक्स्ट टाइम ऐसे ही गड़बड़ करूंगी ताकि आप तुक्का ही मारो। बताना जरूर हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में तुक्का मारे हो या सच में आपको पता था। ठीक है, पता तभी रहेगा जब आप उसका जो मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे जो अफ्रीका है, अफ्रीका आइलैंड की तुलना एक जंगली जानवर की खाल से की गई है, जंगली जानवर के पेल्ट से की गई है। तो यानी कि आइलैंड यानी कि जो महाद्वीप है, महाद्वीप को जानवर के रूप में दिखाना, ये क्या हो जाएगा? महाद्वीप को जानवर के रूप में ही दिखाना मेटाफर हो जाएगा या जूमॉर्फिज्म हो जाएगा, ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट पे आएंगे, द गोरिल्ला रेस्टलेस विद द सुपरमैन। ये वॉलकॉट के फॉर क्राइम फ्रॉम अफ्रीका की लाइन है, द गोरिल्ला रेस्टलेस विद द सुपरमैन। यहाँ पे बताना है, यहाँ पे जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला और जो सुपरमैन है, ये ना सिंबल्स का यूज किया गया है। शायद इसकी आदिम या मॉडर्न पावर की बात कर रहे हैं ये। तो ये एक ना मेटाफर है। और सुपरमैन जो शब्द है ना, ये नीत्शे के थॉट की ओर इशारा करता है, जो कि एक अल्यूजन भी है। सुपरमैन जो शब्द है ना, ये जो नीत्शे नहीं थे उनके थॉट की ओर इशारा कर रहा है, जो कि एक अल्यूजन भी है यहाँ पे। ठीक है, जो कि एक अल्यूजन भी है, इसलिए मेटाफर भी होगा अल्यूजन भी होगा, दोनों मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, आई एम एन इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार। ये कमला दास के एन इंट्रोडक्शन की लाइन है। बताना है यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। गॉड, विजुअल इमेजरी, ऑटोबायोग्राफी, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। इजी हो गया आपके लिए आज। तो यहाँ पे जो राइटर है ना, जो लेखिका है कमला दास जी हैं, उन्होंने अपने रंग और अपने जो जन्म स्थान है जहाँ पे वो पैदा हुई थी उसके बारे में ऐसा डिस्क्राइब कर रही हैं जिससे आंखों के सामने कोई पिक्चर बन जा रहा हो। कह रही है ना, मैं एक इंडियन हूँ, वेरी ब्राउन हूँ, एंड कहाँ पे पैदा हुई हूँ? मालाबार में। तो ये एक विजुअल इमेजरी कहा जाती है, और ये उनकी ना ऑटोबायोग्राफी का पार्ट भी है, तो विजुअल इमेजरी। नेक्स्ट पे आएंगे, ड्रेस इन साड़ी, बी गर्ल, बी वाइफ, दे शुड। ये भी इंट्रोडक्शन की ही लाइन है। यहाँ पे भी सोसाइटी के द्वारा जो इम्परेटिव्स को दिखाया गया है, यानी कि सोसाइटी के द्वारा जो दिए गए आदेश हैं, इम्परेटिव्स हैं, उसको दिखाया गया। साथ ही साथ यहाँ पे समाज के दबाव पर भी एक आयरनी भी दिखाई गई है। तो ये इम्परेटिव है एंड आयरनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है, आई मीन सिनर। थोड़ा जल्दी में हूँ आज, है ना, जल्दी जल्दी करा दे रही हूँ। आई एम ए सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड द बीट्रेड। मैं ही सिनर हूँ, मैं ही सेंट हूँ, और मैं ही वो पर्सन हूँ जिससे मुझे, मतलब मैं ही वो पर्सन हूँ जिसको प्यार भी मिला और धोखा भी मिला। तो ये एन इंट्रोडक्शन की ही लाइन है। तो इसमें बताना है, यहाँ पे देखेंगे ना, बिल्कुल दो अपोजिट वर्ड्स हैं, सिनर एंड सेंट, सिनर एंड सेंट, बिलवेड एंड बीट्रेड। दो अपोजिट वर्ड्स, दो अपोजिट वर्ड्स, और किस में है? क्लॉजेस में है, थॉट्स में है, सेंटेंसेस में है।
ठीक है, तो ध्यान रखना ताकि पर्सन के दो पहलुओं को दिखाया जा सके, है ना। इसे एंटीथीसिस या पैराडॉक्स कहेंगे आप। तो ये थी भाई क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। कैसा लगा? मैंने 49 मिनट में हो गया 50, यानी कि हर मिनट में हर एक क्वेश्चन कराया है। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके जुड़ जाइएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। एंड नाइट में मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।